उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ दशकों तक राज करने वाली अजेय मानी जाने वाली सत्ताधारी पार्टी डीएमके का सिर्फ 59 सीटों पर सिमट जाना और एआईएडीएमके का 47 पर रह जाना, ये कोई मामूली पतन नहीं है। ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि जनता बदलाव हमेशा बनी रहती है। दूसरा रास्ता है एक सच्ची गठबंधन सरकार बनाना। अगर ये विकल्प चुना जाता है तो ये न केवल नई सरकार को स्टेबिलिटी देगा, बल्कि तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए ये पावर शेयरिंग की एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोगशाला भी बन जाएगा। और इसी वजह से जिस नए मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है उसे कैबिनेट ऑफ फर्स्ट्स कहा जा रहा है। इसमें अनुभवी नेताओं जैसे के सेंगोट्टयन और जेसीडी प्रभाकर के साथ साथ आधव अर्जुन और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे नए रणनीतिकारों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स देखने को मिल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि स्टेबिलिटी के लिए महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के सही प्रतिनिधित्व पर खास फोकस किया जा रहा है। इन सब बातों के बीच तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक भूचाल की जिसने तमिलनाडु की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रखी है। सोचिए, पिछले 62 सालों से वहाँ सिर्फ 2 मुख्य पार्टियों का दबदबा था। कई पीढ़ियों ने इस 2 पार्टी सिस्टम के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने लिटरली इस पुराने ढांचे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये दशकों से जमे हुए सिस्टम के टूटने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्स हैं, उनका एक बहुत ही मशहूर बयान है, एक बच्चा बिना किसी डर के सांप के साथ खेलता है, वो सांप राजनीति है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उन सुपरस्टार विजय के असल शब्द हैं जिन्होंने इस राजनीतिक उथल-पुथल की पटकथा लिखी है। उनका ये निडर और बेखौफ अंदाजी था जिसने एक स्क्रीन आइडल को सीधे राज्य की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव से, फिर 2026 विधानसभा के सटीक आंकड़ों पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े दिग्गजों की किले ढहे, नई पार्टी की क्या रणनीति रही, और अंत में चर्चा करेंगे इस नए गठबंधन युग की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की जिसने 62 साल के एकाधिकार को खत्म कर दिया। अब देखिए, जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव हारती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि भयंकर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, खूब शोर शराबा हुआ होगा, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसे क्वाइट रिजेक्शन या खामोश अस्वीकृति का नाम दिया जा रहा है। हुआ ये कि शहरी मतदाताओं ने बिना किसी हंगामे के चुपचाप एक नई राजनीतिक सोच को अपना लिया। स्थापित पार्टियों को तो भनक तक नहीं लगी कि जनता अंदर ही अंदर उन्हें खारिज कर चुकी है। अब इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए सीधे 2026 के विधानसभा आंकड़ों पर चलते हैं, जो एक नया ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। कुल 234 सीटों वाले इस राज्य में एक बिल्कुल नई पार्टी का 108 सीटें जीत लेना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ दशकों तक राज करने वाली अजेय मानी जाने वाली सत्ताधारी पार्टी डीएमके का सिर्फ 59 सीटों पर सिमट जाना और एआईएडीएमके का 47 पर रह जाना, ये कोई मामूली पतन नहीं है। ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि जनता बदलाव के लिए कितनी बेताब थी। लेकिन यहाँ एक पेच है। इस नंबर 117 को ध्यान से देखिए। तमिलनाडु में जहाँ हमेशा से किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती रही है, ये हाफवे मार्क बहुत क्रूशियल होता है। अपने दम पर सरकार बनाने के लिए ठीक 117 विधायकों की जरूरत होती है। और यही कहानी में असली ट्विस्ट आता है। टीवीके ने 108 सीटें तो जीत ली, लेकिन वो इस जादुई आंकड़े से बस कुछ ही कदम पीछे रह गई। जब कोई नई पार्टी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है लेकिन मेजॉरिटी से थोड़ा चूक जाती है, तो सत्ता संघर्ष का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इसने रातों रात एक नई राजनीतिक सौदेबाजी और गठबंधन की उलझन को जन्म दे दिया। तो चलिए अब उन खास सीटों की बात करते हैं जहां दिग्गजों का पतन हुआ और अभेद्य माने जाने वाले किले ढह गए। सच कहूं तो राजनीति में डेविड बनाम गोलियत की इससे बड़ी कहानी शायद ही मिले। कोलाथुर सीट को ही ले लीजिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का सबसे मजबूत गढ़ रही है। 2016 और 2021 में उन्होंने यहां से हजारों वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2026 में क्या हुआ? टीवीके के एक बिल्कुल नए चेहरे वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया, वो भी 9000 से ज्यादा वोटों से।
ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किलों को भी मिट्टी में मिला दिया। और अगर हम चेन्नई की स्थिति पर गौर करें तो इस बदलाव की असली तस्वीर साफ होती है। अक्सर शहरी मतदाता ही किसी बड़े पीढ़ीगत बदलाव का सबसे पहला संकेत देते हैं। जो डीएमके कभी चेन्नई में एक तरफा वर्चस्व रखती थी, उसकी पकड़ पूरी तरह टूट गई। अन्ना नगर, टी नगर, विल्लीवक्कम और वेलाचेरी जैसी वीआईपी सीटों पर टीएमके ने क्लीन स्वीप किया है। डीएमके मुश्किल से अपनी कुछ बहुत पुरानी सीटें ही बचा पाई। ये शहरी सोच में आए एक बहुत बड़े शिफ्ट का सीधा सबूत है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ पुराने दिग्गजों जैसे एडापड़ी में पलानीस्वामी ने अपने ग्रामीण गढ़ बचा लिए और भारी जीत भी हासिल की। लेकिन अगर इन थोड़े बहुत अपवादों को छोड़ दें तो पूरे राज्य में इस बदलाव की आंधी को युवाओं ने ही ताकत दी। टीवीके के युवा कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जो मेहनत की, उसने उन शहरी किलों को पूरी तरह से भेद दिया जिन्हें पुरानी पार्टियां अपनी बपौते मानती थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। आइए देखते हैं इस बदलाव की रणनीति और विचारधारा को। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की वैचारिक रणनीति बहुत ही शानदार थी। पेरियार, कामराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वेलु नचियार और अंजलि अम्माल, इन सभी ऐतिहासिक हस्तियों को एक साथ पार्टी के आदर्श के रूप में पेश करना कोई साधारण फैसला नहीं था। इस रणनीति के जरिए उन्होंने एक ऐसा समावेशी और धर्मनिरपेक्ष मैसेज दिया जो जाति और पुरानी राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग को कनेक्ट कर गया। और इस प्लेबुक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था वंशवाद और धनबल से दूरी। उन्होंने साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं पर पूरा भरोसा जताया। उदाहरण के लिए मदुरवायल में एक 30 साल के युवा की जीत या विरुगंबक्कम में एक ड्राइवर के बेटे का इतने बड़े अंतर से जीतना। इससे ये साफ हो जाता है कि जब आम लोगों और जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है तो जनता भी उस बदलाव का खुले दिल से स्वागत करती है। अंत में आइए एक नजर डालते हैं इस नए गठबंधन युग और आगे की राह पर। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली बहुत ही रेयर होती है। वहां की जनता हमेशा स्पष्ट जनादेश देने के लिए जानी जाती है। 1952 में सी राजगोपालाचारी को निर्दलियों का साथ लेना पड़ा था और 2006 से 2011 के बीच एम करुणानिधि ने अल्पमत की सरकार चलाई थी। इतने लंबे गैप के बाद 2026 में राज्य का फिर से उसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा होना सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब जो नया नेतृत्व है वो एक बड़े दौराहे पर है। उनके पास दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार चलाना, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें सरकार गिरने का खतरा और अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। दूसरा रास्ता है एक सच्ची गठबंधन सरकार बनाना। अगर ये विकल्प चुना जाता है तो ये न केवल नई सरकार को स्टेबिलिटी देगा बल्कि तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए ये पावर शेयरिंग की एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोगशाला भी बन जाएगा। और इसी वजह से जिस नए मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है उसे कैबिनेट ऑफ फर्स्ट्स कहा जा रहा है। इसमें अनुभवी नेताओं जैसे KA सेंगोट्टयन और JCD प्रभाकर के साथ साथ आधव अर्जुन और CTR निर्मल कुमार जैसे नए रणनीतिकारों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स देखने को मिल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि स्टेबिलिटी के लिए महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के सही प्रतिनिधित्व पर खास फोकस किया जा रहा है। इन सब बातों के बीच ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या पर्दे का एक सुपरस्टार सफलतापूर्वक एक ऐसे कुशल राजनेता में ढल सकता है जो बिना राज्य की मशीनरी को रोके एक इतनी जटिल गठबंधन सरकार को चला सके? खैर, आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। इसी विचार के साथ सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारा आज का ये एक्सप्लेनियर यहीं खत्म होता है। इस पूरी कहानी को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।